वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करें अपने पास आज की क्लास लेकर प्रभु का नाम। चलिए आ जाइएगा बेटा, स्टार्ट करते हैं। सब चीजें बेटा सिस्टमैटिक मैनर में चलेंगी। लिखो नए पेज पे। डेट डालो, पेज नंबर लिखो और रोड मैप लिखो। रोड मैप क्या होता है बेटा? प्लान होता है कि आज हम क्या करने वाले हैं। AS12 का रोड मैप। एक ओवरव्यू लेते हैं। व्हाट इज दिस टॉपिक? हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में? ये टॉपिक किसके बारे में बात करता है बेटा? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ये AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स की जो बात करता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स की, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सर गवर्नमेंट ग्रांट क्या चीज होती है? व्हाट इज अ ग्रांट? अपने आप से पूछिए, सर ग्रांट 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 ग्रांट, हमने ये वर्ड कहीं तो सुना है, कहीं ना कहीं किसी बिजनेसमैन से, कहीं ना कहीं किसी मूवी में, जहां पर हमने ये बात करते हुए सुना है कि यार मुझे सरकार से कोई ग्रांट आई है। ग्रांट, ग्रांट मतलब कोई असिस्टेंस, कोई मदद, कोई हेल्प, कोई ग्रांट आया है मुझे। यार मैं ना अपने पास बिजनेस कर रहा था, ये लगा लीजिए कि मैंने अपने पास साइकिल बनाने का बिजनेस मैं कर रहा था, साइकिल मैन्युफैक्चरर था। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दिया कि जो साइकिल्स मैं अपने पास बना रहा हूं वो उत्तर प्रदेश में आकर अपने पास एक उसका प्लांट लगाऊं। तो सरकार ने कहा कि हम आपको, आप जितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करेंगे उसका 20% ग्रांट के रूप में दे देंगे। अगर आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया तो 20 करोड़ ग्रांट के रूप में दे देंगे। ग्रांट मतलब कोई असिस्टेंस, कोई मदद। बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली है, वेरी वेरी गुड, सुपर प्राउड ऑफ यू अर्जुन। सर ग्रांट वर्ड हमने बजट में सुना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर बजट में आपने सरकार को, अब जो सरकार बजट में एलोकेट करती है, सुनना ध्यान से क्योंकि एक बच्चे ने उठाया तो उसको समझाता हूं। सरकार क्या करती है बजट में? सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक स्टेट को ग्रांट देती है फॉर देयर डेवलपमेंट। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम गोवा को, टू प्रमोट द टूरिज्म इन गोवा, विल गिव 500 करोड़ ऑफ ग्रांट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स दिस ग्रांट टू देयर स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट के पास 500 करोड़ गए। नाउ दैट स्टेट गवर्नमेंट विल यूज दिस मनी फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म ओनली। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, ये ग्रांट के बदले क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कुछ मांगती है? द आंसर इज नो। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है हम तुम्हें 500 करोड़ दे रहे हैं तो गोवा में आधी लैंड हमारे नाम कर दो? क्या मोदी जी ये कहते हैं क्या कि तुमने, क्योंकि हमने तुम्हें ग्रांट दिया तो तुम आधी लैंड गोवा की हमारे नाम कर दो? द आंसर इज नो। ग्रांट क्या है? एक मदद। यही समझाना चाहता हूं, ये क्या है? इट इज अ हेल्प, इट इज सम असिस्टेंस, इट इज अ हेल्प जो सरकार कर रही है और इसके बदले सरकार कुछ नहीं मांग रही। लेकिन हां, उसने तुम्हें पैसा जब दिया, सरकार ने कहा मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, क्या वो कुछ कंडीशंस लगाती है? जैसे अभी अभी मेरे एग्जांपल में मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट गेव अ ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। अब एक बात बताइए, गोवा में तुम 500 करोड़ मिले, कैन यू यूज दैट 500 करोड़, कैन यू यूज दैट 500 करोड़ फॉर योर पर्सनल पर्पसेस? Let's suppose you are a part of Goa state government and you have got 500 crores in your bank account. Can you use that 500 crores to travel abroad or maybe go to Europe or go to US, anywhere? Can you use that for your personal purpose? अच्छा चलो ठीक है, ये पर्सनल पर्पस नहीं यूज कर सकते। सेकंड चीज, सरकार को ग्रांट मिला 500 करोड़ का, कैन स्टेट गवर्नमेंट यूज दैट ग्रांट
वो 500 करोड़ का ग्रांट था टूरिज्म बढ़ाने के लिए, क्या वो 500 करोड़ सरकार फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकती है? मतलब वहां गोवा गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम इस 500 करोड़ को यूज करके अपने जो गोवा के रेजिडेंट्स हैं फ्री में उनको आटा दाल देते हैं, ऐसा हो सकता है? द आंसर इज अगेन नो। वो जो 500 करोड़ मिला है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मिला है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, एयरपोर्ट्स पर डेवलपमेंट करवाए, अपने रेलवेज का डेवलपमेंट करवाए, अपने रोड्स का डेवलपमेंट करवाए, अपनी सिटी को क्लीन करे, क्योंकि जितना सिटी क्लीन होगा ये सब चीजें डेवलप होंगी, टूरिज्म उतना बढ़ेगा। स्टेट में सिक्योरिटी बढ़ाए कि टूरिस्ट आया है तो उसकी सिक्योरिटी हो। जो एड्स हैं कि गोवा टूरिज्म से रिलेटेड जो एड्स हैं वो रन करे फॉरेन कंट्रीज में कि कम टू इंडिया, कम टू गोवा। दैट इज टू से grant is an assistance by the government for which government is not demanding anything from you, but there are certain conditions attached to that grant which you need to fulfill, either to receive that grant, or if you have already received it then you need to spend that money as per the conditions attached to it. Getting my point, my dear students? So grant क्या चीज है? हेल्प है। अब ये मस्त एग्जांपल अपन को समझ में आया एकदम कि सर हाँ हमको कोई मदद मिला है सरकार की तरफ से। अब जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है, हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे मेरे बच्चे, विल नॉट टॉक अबाउट दैम। व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज गवर्नमेंट एंड बिजनेस। अपन कौन है? सीए। और सीए ने क्या करना है? सारा बुक्स संभाल के रखना है। अब जब बुक्स की बात आएगी तो जो सरकार से पैसा आ रहा है उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, क्या तुम्हें आती है? मैंने कहा बेटा तुम एक, मान लो तुम आई विजन के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है बेटे, तो सिर्फ तुम बेटा आई विजन के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 100 करोड़ का ग्रांट आ रहा है। बोलो बेटा तौसीफ एंट्री क्या होगी? तौसीफ कहेगा सर मुझे नहीं पता, हाउ डू आई नो? बेटा तौसीफ तुमने तो कहा था तुम सीए फाउंडेशन पढ़कर आए हो, तुम्हें तो सब कुछ आता है। और सर सीए फाउंडेशन में तो कुछ भी नहीं था। इसकी गाइडलाइंस होंगी, इसका स्टैंडर्ड होगा, जिस हिसाब से इसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक जो आपने पढ़ा है फाउंडेशन में वो बेसिक बेसिक बातें पढ़ी। अब बातें आएंगी कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोजर होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमें सीखना है। सरकार कोई भी हो सकती है बेटा, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, एनी, दिस कुड बी एनी गवर्नमेंट, and they could give a grant to the business, and this business has to do the proper accounting of this grant, and for doing that you need to study AS12. now this business owner, जो बिजनेस का मैनेजमेंट होगा या ओनर होगा, वो तुम्हें कांटेक्ट करेगा, सीए साहब सरकार से 100 करोड़ आए हैं, बोलो इसको कैसे अकाउंट फॉर करें। बैंक में डेबिट करना है वो तो ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट किसको करें? पीएनएल में डाल दें, एसेट में डाल दें, इक्विटी में डाल दें, कहां डालें भाई? अरे सर हमें तो नहीं पता, तभी तो सीखना है AS12। समझ में आई बात? AS12 का एक बेसिक क्लियर होता है हमको यहां पे। इसके अलावा AS12 हमसे क्या बात करता है बेटा? AS12 इसके अलावा हमसे ये बात करता है, कहता है जी इसके बाद अब तुमने क्योंकि इतनी बात उठा ही ली है कि ग्रांट आएगी, पैसा आएगा, अकाउंटिंग करनी है, तो एक बात मैं भी उठा लेना चाहता हूं। हमने पूछा बोलो भैया क्या करना चाहते हो AS12? तो AS12 कहता है कह रहा यार मैं ना ऐसे अकाउंटिंग नहीं कर पाऊंगा। हमने कहा क्या हो गया? अकाउंटिंग करने के लिए मुझे कुछ स्पेशल पैरामीटर्स चाहिए। स्पेशल? स्पेशल कौन से हो? AS12 कहता है जब मैं अकाउंटिंग करने जाऊंगा, सरकार से आने वाली ग्रांट को सबसे पहले मैं क्लासिफाई करूंगा, कौन से नेचर का ग्रांट है, कौन से नेचर का ग्रांट है। लाइक इज दिस अ रेवेन्यू नेचर ग्रांट, मतलब
सब समझाऊंगा। और इज दिस अ एसेट रिलेटेड ग्रांट, और इज दिस अ ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन? सर क्या है ये, या फिर ये एक नॉन मॉनेटरी ग्रांट? व्हाट इज दिस? एएस कहता है मैं इसको 4 पार्ट्स में तोड़ूंगा। एएस कहता है मैं इसको 4 पार्ट्स में तोड़ूंगा। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, ये रेवेन्यू है, एसेट के लिए है, प्रमोटर के लिए है, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट है। और जब हम ये क्लासिफिकेशन कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री क्या करनी है। इस एएस में हम आपको यही चीज सिखाने वाले हैं, हाउ टू क्लासिफाई और ग्रांट इनटू दीज 4 कैटेगरीज। बहुत सिंपल है क्लासिफिकेशन, और जब आप क्लासिफिकेशन कर लेंगे तभी आप अपना आंसर फ्रेमिंग कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? So that is what we are going to teach you in this AS. This is a basic overview of this AS, that why we need to study this AS. यहां पे अपन ने why क्लियर किया, और दूसरा क्या किया कि इसका AS का स्कोप क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिक बेटा, 40,000 फीट से ऊपर से पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपके साथ ये 40,000 फीट से इसलिए ऊपर से बोल दिया क्योंकि अभी एक एक टॉपिक को डिटेल में बात करना है। तो जब डिटेल में बात कर लेंगे फिर ये टुकड़े आपके लिए जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के साथ आते हैं। एंड कई मेरे स्टूडेंट्स हैं फाउंडेशन के, और कई मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी होंगे फाउंडेशन के, जिन्होंने मे बी किसी रेफरेंस से, किसी भैया दीदी से बात करके आई विजन क्लासेस में एनरोल किया। आप कहीं से भी हैं, एक चीज समझ लीजिएगा, जब भी हम किसी एक नए इंसान से मिलते हैं या किसी एक इंसान से बहुत समय के बाद मिलते हैं, आपको उसके साथ कुछ समय बिताना पड़ता है, तभी आप कंफर्टेबल होते हो उसके साथ। क्या ऐसा कोई इंसान है हमारी क्लास में या कहीं पे भी जो पहली बार किसी से मिलते ही उससे भाईचारा शुरू हो गया हो, उसको गले लगा लिया, तुमने कहा अरे यार तू तो मेरा सबसे अजीज दोस्त है? ऐसा ऐसा कोई भी बच्चा क्लास में बैठा है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज के साथ हमें कंफर्टेबल होने में समय लगता है। तो वो ही समय आप लोगों को थोड़ा मेरे साथ भी बिताना पड़ेगा। 4 to 5 क्लासेस अगर आप ईमानदारी से पूरा क्लास देखेंगे वो लगेगी, और उन 4 से 5 क्लासेस में आप मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, मेरे स्टडी पैटर्न से, स्टडी सिस्टम से। और 10 या 7-8-10 क्लासेस के बाद आपको वो स्टडी सिस्टम लगने लगेगा कि यार हाँ, ये एक सिस्टम, एक पैटर्न है जिस पैटर्न में सर हमारे साथ चल रहे हैं, और विच इज अ गुड पैटर्न। तो वो समय आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा। क्या दोस्त से मिलते ही उससे प्यार हो जाता है? अरे नालायक, वो वाला प्यार नहीं, दोस्त वाला। नहीं ना। तो थोड़ा समय आपको मेरे साथ भी बिताना पड़ेगा। उसी के बाद आपको अकाउंट्स मोहब्बत लगने लगेगी, और आपके टीचर का सिस्टम आपको समझ में आएगा कि वो आपको कैसे लेकर चल रहे हैं आगे। ठीक है जी? हाँ सर जी। तो बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आई विल बी विद यू इन दिस एंटायर जर्नी। पेशेंस आपको बनानी पड़ेगी। सर आपने कर लिया सॉल्व, आपका पीयर सॉल्व कर रहा है, आपको पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। क्लास में टॉपिक चल रहा है, आपको अगला टॉपिक पढ़ना है, पेशेंस रखना पड़ेगा। हर एक चीज होगी, सिस्टम में होगी। आपको वो सिस्टम आज नहीं तो 10 क्लास के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो गिव दैट टाइम टू योर सेल्फ। दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर यू। आई नो कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, लेकिन आपको 10 क्लासेस लग जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए सर, शुरू कर रहे हैं बेटा टॉपिक। अच्छा, अभी तुमने ये नोट्स नहीं लिखे होंगे, दैट्स ऑल राइट। आप लोगों को अभी ये नोट्स लिखने में नहीं जाना है। आई डोंट वांट यू टू राइट इट राइट नाउ। ये नोट्स आपके कोर्स में डल चुके हैं, और आप इन नोट्स को आराम से क्लास के बाद लिख लीजिएगा। आज का होमवर्क मैं कम रखूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है?
ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, नोटिंग के लिए टाइम दे दूंगा। लेकिन अभी जब मैं समझा रहा हूं, कृपया करके नोट्स को मत लिखना। आई डोंट वॉन्ट यू टू राइट नोट्स राइट नाउ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। योर अंडरस्टैंडिंग इज प्राइमरी फॉर मी। जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा पेपर का रिजल्ट। ठीक है, 100% फोकस इधर मेरे साथ स्क्रीन पे, कॉपी इस टाइम पे छोड़ दो। चलिए सर, सर एएस का नाम क्या है? AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। ये आपको लर्न करना है। हर एक एएस में मैं आपको हेडर कहूंगा, ये आपको एज इज लर्न करना है। यहां पे आपका कोई भी एग्जाम्शन नहीं है कि आप एएस का नाम ना लर्न करें। ये 27 नेम्स आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए और आपको लिखने हैं पेपर में। नाम गलत होने पे 1 नंबर जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं गवर्नमेंट ग्रांट का। नॉट टू बी लर्नड। जब तक मैं इसके आगे लर्न नहीं लिख देता या इंपॉर्टेंट नहीं लिख देता, आपको सिर्फ रीड करना है। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है बेटा? ये एक असिस्टेंस है, यही बोला था आज। गवर्नमेंट ग्रांट इज एन असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी, सेंट्रल या स्टेट, कोई भी हो सकती है। असिस्टेंस मतलब मदद। मदद कैसे की जा सकती है? इन कैश और इन काइंड। मुझे सरकार ने 100 करोड़ रुपए कैश में दिए फॉर प्रमोटिंग माई बिजनेस और फॉर डूइंग सम XYZ वर्क। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा यहां पर आकर अपना प्लांट लगाओ, विल गिव यू लैंड फॉर फ्री, और मे बी विल गिव यू लैंड एट 50% डिस्काउंट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट, आइदर इन कैश और इन काइंड। आप समझते हैं, सरकार मुझे मशीन दे सकती है, सरकार मुझे लैंड दे सकती है, सरकार मुझे कैश दे सकती है, कुछ भी दे सकती है। उसकी मदद कैसे भी आ सकती है। टू एन एंटरप्राइज, किसी बिजनेस की बात हो रही है, फॉर सम पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंसेस विद सर्टेन कंडीशंस। और यहां पर कंप्लायंस कौन सा है? देखिए मैंने आपको ये चीज समझाई थी। या तो ऐसा हो सकता है कि पहले सरकार बोलेगी कंप्लायंस कर दो, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुझे कहा, योगी जी कहते हैं कि विपुल सर पहले आकर 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्टमेंट का प्रूफ हमारे सामने लाना, हम देखेंगे तुमने 100 करोड़ लगाया है, उसका 20% तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। दिस इज व्हाट हैव आई ऑलरेडी डन द कंप्लायंस और आई विल डू द कंप्लायंस इन फ्यूचर। क्या है ये? सर यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 100 करोड़, यू हैव ऑलरेडी डन द कंप्लायंस, सो दिस इज अ पास्ट कंप्लायंस दैट यू हैव डन, जिसके लिए आपको फ्यूचर में ग्रांट मिलेगा। और असम गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया और कहा विपुल सर यहां पर असम में आके एक आईविजन का इंस्टीट्यूट खोलो और हम आपको लैंड फ्री में देते हैं सीए का इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। अब सरकार मुझे पहले ग्रांट दे रही है और बाद में मुझे काम करना है, उसका कंडीशन। तो ये क्या है? पास्ट कंप्लायंस हो चुका है या फ्यूचर कंप्लायंस है? फ्यूचर कंप्लायंस है। ग्रांट मुझे आज मिल रहा है, काम मुझे फ्यूचर में करना है। फर्क है देखो दोनों में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कहा था? विपुल सर यहां आके इन्वेस्टमेंट करो 100 करोड़ का, हो जाएगा, प्रूफ दिखाना, कर दिया है, हम तुम्हें 20% ग्रांट दे देंगे, पहले कंप्लायंस करो फिर ग्रांट मिलेगा। असम गवर्नमेंट ने क्या बोला? पहले ग्रांट देंगे फिर तुम काम करना। उन्होंने पहले ही लैंड दे दिया मुझे, आई विजन के नाम पे लैंड कर दिया कि ये लो जी, सैंक्शन किया तुमको लैंड, ये आपके पास 1 एकड़ लैंड है, यहां पे अपना पूरा एक वो सेटअप करो यूनिवर्सिटी असम स्टूडेंट्स के लिए। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ फ्यूचर कंप्लायंस। दोबारा से पढ़िएगा, लर्न नहीं करना, समझना है सिर्फ। असिस्टेंस आ रहा है बाय द गवर्नमेंट आइदर इन कैश और इन काइंड टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। सिंपल। सो इसके बाद कुछ चीजें इसमें से एक्सक्लूडेड हैं। बेटा मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आपको दोबारा मॉड्यूल खोलने की जरूरत नहीं है, यहां पे सब कुछ है, सो प्लीज फोकस है। ठीक है, एक्सक्लूजन्स क्या है सर? अब ध्यान से सुनिएगा।
कहता है कि भाई कुछ चीजों को गवर्नमेंट ग्रांट नहीं माना जा सकता या नहीं माना जाएगा, और वो कौन सी हैं? ट्रांजैक्शंस विद गवर्नमेंट, पहले बी पार्ट पढ़ते हैं, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रांजैक्शंस विद गवर्नमेंट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर मैं ना आई विजन पे कोर्स बनाता हूं, और मुझे फोन आया एक बार, और यूपी से फोन आया। वो फोन योगी जी का फोन था, और योगी जी कहते हैं विपुल सर। मैंने कहा हाँ जी सर। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बच्चों को सीए आपको पढ़ाना है, और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए हम ये प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपको 1000 फीमेल स्टूडेंट्स को अपना ये सीए का कोर्स देना है। मैंने कहा ठीक है सर, दे देंगे, उसका पेमेंट हम करेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। योगी जी कह रहे हैं पेमेंट मैं करूंगा, आप अपना कोर्स उन फीमेल स्टूडेंट्स को दे दीजिए विद बुक्स। सरकार के साथ क्या ये डीलिंग क्या नॉर्मल कोर्स में है, या सरकार मुझे असिस्टेंस दे रही है? कोई सरकार से जो पैसा आ रहा है मुझे, वो किस चीज का पैसा है? क्या मेरे गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा है जो मैं दे रहा हूं, या फिर वो फ्री का पैसा आ रहा है सरकार ने और उस पर कोई कंडीशन लगा रखी है कि चलो विपुल सर ये काम कर देना? बोलिए, क्या वो कंसिडरेशन दे रहे हैं मुझे, या मुझे असिस्टेंस दे रहे हैं? फर्क है दोनों। ये जो चीजें मैं अभी समझा रहा हूं ना, यही तुम्हारा क्लाइंट तुम्हारे सामने लाके रखेगा। सर मुझे सरकार से ये पैसा आया है, तो बताइए ये क्या ग्रांट बनेगा या नहीं बनेगा? सर ये पैसा आपको नॉर्मल कोर्स में आ रहा है, सरकार ने मुझसे कोर्सेज खरीदे हैं, मेरे आई विजन के कोर्सेज खरीदे हैं, और वो आगे अपने यूपी में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इट्स अ ट्रांजेक्शन इन द नॉर्मल कोर्स सर। इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ गवर्नमेंट असिस्टेंस और अ गवर्नमेंट ग्रांट। सो प्लीज कीप दैट आउट ऑफ AS12। AS12 में क्या आएगा? यूपी गवर्नमेंट ने कहा विपुल सर आओ यहां पे प्लांट लगाओ, 100 करोड़ इन्वेस्ट करो, 20% हम आपको ग्रांट के रूप में दे देंगे। 20 करोड़ उन्होंने मेरे को ग्रांट दे दिया, दैट इज एन असिस्टेंस। वो मैंने कोई अलग से उनके लिए काम नहीं किया। जो मैंने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं वो मेरे ही एसेट्स हैं, और उनसे मैं आगे वहां पर प्रोडक्ट्स बनाकर, गुड्स बनाकर उनको बेचूंगा और सेल करूंगा, कमाऊंगा। सरकार ने मुझे बस अपने स्टेट में बुलाने के लिए, ताकि वहां पर प्लांट लगे, वहां एम्प्लॉयमेंट हो, इसलिए पैसा ग्रांट के रूप में दे दिया। फर्क है, ठीक है ना? चलो, और ए पार्ट क्या कहता है? गवर्नमेंट असिस्टेंस which cannot reasonably have a value placed upon them, for example mortgage free loans up to 10 lakh to MSME, 30 days clearance policy for startups। अब यहां पर क्या है, आपने देखा होगा, और बहुत कॉमनली अभी ये चीज देखने को मिलती है कि सरकार इस टाइम पर बिजनेस को प्रमोट कर रही है। सिंस मोदी गवर्नमेंट हैज कम इनटू पावर, they have been constantly promoting business in India, and the reason behind is because business promotes employment, it क्या कहते हैं, it also generates good amount of money for the economy, and obviously economy का growth होता है business से। तो वो काफी समय से अपने पास काम कर रहे हैं छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए। अब सरकार ने काफी पॉलिसीज बना रखे हैं, बैंक से मॉर्टगेज फ्री लोन, MSME का अगर आप सर्टिफिकेट ले आते हैं तो कई जगह आपको एग्जामिशंस मिल जाती हैं, अकाउंटिंग में एग्जामिशंस मिल जाती हैं। पढ़ाऊंगा इसी कोर्स में, अगर आप एक MSME हैं, छोटी कंपनी है, तो कई डिस्क्लोजर्स आपके लिए माफ कर दिए गए हैं सरकार द्वारा। अब सरकार ने क्या किया, तुम्हारे लिए कुछ डिस्क्लोजर्स माफ कर दिए। क्या सरकार ने तुम्हें कोई असिस्टेंस दिया? सर असिस्टेंस दिया या नहीं दिया, अब ये बात कैसे पता लगेगी? ये बात ऐसे पता लगेगी, आप सोचिए, क्या सरकार के उस पॉलिसी को लाने की वजह से आपको कोई बेनिफिट हुआ? हाँ सर, हुआ तो है। आप एक MSME थे, मान लीजिए आपको 100 डिस्क्लोजर्स करने थे अकाउंट्स में, सरकार ने कह दिया आप सिर्फ 20 करने हैं, क्या आपको बेनिफिट हुआ? हाँ, तुम्हारा टाइम बचा, एनर्जी बचा, लेकिन क्या तुम उस पर कोई वैल्यू लगा सकते हो?
क्या उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हो? द आंसर इज नो। तुम्हारे पास एक चीज बचपन से सिखाई गई है कि अकाउंट्स में वही चीज आएगी जिसपे एक मॉनेटरी वैल्यू हो। क्या इस पे मॉनेटरी वैल्यू लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर किसी चीज पे मॉनेटरी वैल्यू लगा ही नहीं सकते, वो कभी अकाउंट्स में आती ही नहीं। इसलिए कहा गया सरकार का कोई असिस्टेंस है, एंड इफ यू कैन नॉट, and this government assistance which cannot have reasonably a value placed upon them, अगर आप ये नहीं कर सकते हो, इन पे कोई वैल्यू नहीं लगा सकते हो, तो उसको AS12 से बाहर रखना, क्योंकि AS12 अगेन एक प्रैक्टिकल AS है जो आपको कहता है कि इतना वैल्यू अगर असिस्टेंस का है तो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज ये होंगी। वो आपसे बात ही नहीं करता ऐसी चीजों की जिसपे आप वैल्यू नहीं लगा सकते। मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं। सरकार ने कहा मोटोगेज फ्री लोन्स मिलेंगे एमएसएमई को। अब एमएसएमई क्या इसका कोई वैल्यू निकाल सकता है कि मोटोगेज फ्री लोन का वैल्यू क्या है? पहले मैं जाता था, मुझे अपनी बिल्डिंग रखनी पड़ती थी, इनमूवेबल प्रॉपर्टी रखनी पड़ती थी कोई ना कोई एज अ मोटोगेज बैंक के पास। अब बैंक को क्या मिला कि अगर 10 लाख तक का लोन लेने आए हैं विपुल सर, तो इनसे कुछ मोटोगेज मत लीजिएगा, सरकार ने कह दिया। तो अब क्या इसका मैं कोई वैल्यू निकाल सकता हूं सरकार की इस पॉलिसी का? द आंसर इज नो। क्या वो AS12 में आएगा? द आंसर इज नो। तो AS12 की एक बेसिक सी चीज जो अभी हमने सीखी है अपने पास, वो क्या सीखी है कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है। इस सरकार द्वारा एक असिस्टेंस होती है, कैश और काइंड में हो सकता है, टू एन एंटरप्राइज फॉर अ पास्ट और अ फ्यूचर कंप्लायंस। कुछ चीजें इसमें नहीं आती हैं, वो क्या है? अगर मैं नॉर्मल कोर्स में कोई बिजनेस कर रहा हूं, वो ट्रांजेक्शन अगर मैं सरकार के साथ नॉर्मल कोर्स में कर रहा हूं, वो यहां नहीं आएगा। एंड अगर सरकार ने कोई असिस्टेंस दिया है फॉर विच अपॉन विच अ वैल्यू कैन नॉट बी प्लेस्ड अपॉन, तो वो यहां पर नहीं आएगा AS12 में। सिर्फ रीड करना है, समझना है, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा। आगे, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, दिस इज गुड, आपको इसको लर्न करना है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं लर्न। अच्छा, मेरा जो मार्किंग रहता है, या तो मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा या मैं गुड लिखूंगा। मेरे मार्किंग्स में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चंस भी जब मैं करवाऊंगा, या तो मैं गुड बोलूंगा या इंपॉर्टेंट बोलूंगा, बात एक ही है। बात एक ही है। तो मतलब गुड का मतलब ये नहीं समझ लेना कि मैं इसको कोई मार्क कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट है ये आपके पास कि ग्रांट का रिकॉग्निशन हमारी बुक्स में हम कब करते हैं। अब रिकॉग्निशन का क्या मतलब होता है सर? देखिएगा बेटा, CA फाउंडेशन की अगर आपको एक बात याद हो मेरी, हमने CA फाउंडेशन में एक बात करी थी। सर क्या बात करी थी? जितने भी AS आपके हैं, जितना भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, उसके 4 पिलर्स हैं। आपको याद है क्या वो 4 पिलर्स? एनी स्टूडेंट हु रिमेंबर दैट दोस 4 पिलर्स? हर एक AS, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, 4 पैरामीटर्स पे काम करता है। पहला होता है रिकॉग्निशन, दूसरा होता है मेजरमेंट, तीसरा होता है प्रेजेंटेशन, चौथा होता है डिस्क्लोजर। ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिवाइडेड है। आपको अगर मास्टर करना है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, आप हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इसमें तोड़ सकते हैं। रिकॉग्निशन आपको ये बताता है कि कब इस ट्रांजैक्शन को, अगर वो इस AS का पार्ट है, आप कब अपनी बुक्स में उसकी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। सबसे लेमैन शब्दों में बोलूंगा, कब उसको अपनी बुक्स में ला सकते हो, एंटर कर सकते हो, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। जैसे मान लीजिए अगर मेरे को कोई ग्रांट आ रही है किसी एसेट के लिए, जो मैंने आज आपको पढ़ाना है, तो मैंने एंट्री क्या करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो एंट्री मैं कब कर सकता हूं? वो होता है रिकॉग्निशन, व्हेन दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन माय बुक्स। मेजरमेंट क्या होता है मेरे बच्चे? मेजरमेंट होता है कितने पर एंट्री करूं, दिस गिव्स यू अमाउंट। ये बोलता है एंट्री कैसे करना है, कब करना है, सॉरी, और कैसे करना है, दोनों चीजें। कब और कैसे बताता है,
ये मेजरमेंट बताता है कितने अमाउंट पे करना है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, आपको क्या पता। मेजरमेंट वो बताता है। प्रेजेंटेशन बताता है कि सर जी अब जब हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लिख रहे होंगे, पीएनएल, बैलेंस शीट, तो इनको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा। जैसे अब हम लोग आपको बोला करते थे कि भाई जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसको आप माइनस करके दिखाओ ट्रेड रिसीवेबल्स में से, याद है आपको। हाँ, अच्छा, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसको एसेट में से माइनस करके दिखाओ। स्टॉक रिजर्व जो है उसको क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करके दिखाओ। ये जो आपकी इनकम्स हैं वो सारी, जितने भी सॉरी ये रेवेन्यूज हैं वो सारी इनकम साइड पे जाएंगे, जितने खर्चे हैं वो एक्सपेंस साइड पे जाएंगे। ये किसने बोला भाई, एएस बोलते हैं। प्रेजेंट कैसे करना है, हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट इट। ये चीज एक्सपेंस ऑफ होगी, ये चीज क्या कहते हैं अपने पास बैलेंस शीट में जाएगी, वो सब प्रेजेंटेशन। क्या ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सब चीजें प्रेजेंटेशन का पार्ट होती है। तो वो क्लासिफिकेशन एक तरीके से कि वो पीएनएल बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज होगा, वो प्रेजेंटेशन का पार्ट। डिस्क्लोजर क्या होता है, पीएनएल बैलेंस शीट में दिखाने के बाद एडिशनली एएस बोलते हैं इन चीजों को अलग से आउट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट अलग से डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। ये क्यों होती हैं बेटा, सोच के बताओ। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जो मेरा यूजर है ना, जो मेरा यूजर है उसको समझाने के लिए कि ड्यूरिंग द ईयर क्या एंट्री हुआ है। समझ में आया। जैसे कि मेरा इन्वेंट्री है, अब मुझे बोला जाएगा कि इन्वेंट्री को कुछ हेड्स में क्लासिफाई कर दो। क्यों कर दो, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक एंड ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स, अदर्स, इसमें ऐसे क्लासिफाई करके दो, डिस्क्लोज कर दो उसको। अपार्ट फ्रॉम बैलेंस शीट और पीएनएल उसको उसके नोट्स में और बातें बताओ, वो ताकि उसको समझ में आए, ताकि उसको ये समझ में आए कि हमारे अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आई हैं। तो ये ना पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इन 4 पिलर्स या पैरामीटर पे हर एक एएस डिवाइडेड है। अभी अपन देखो AS12 पढ़ रहे हैं। AS12 की अगर तुम बात देखोगे तो इसने सबसे पहले तुम्हें क्या दिया, रिकॉग्निशन। ये तुम्हें समझा रहा है कि तुमने बुक्स में गवर्नमेंट ग्रांट को कब लेके आना है। अब इसका मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया, इसका कोई क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है। लेकिन क्यों मैंने मार्क करवाया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जरूरी है। इसका इंपैक्ट तुमको वहां मिलेगा, क्वेश्चन यहां से नहीं आने का। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये थ्योरी का क्वेश्चन है, नो, थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आने का। थ्योरी नहीं आएगी बेटा पेपर में, पहले ही बता दूं। एएस में से केस आएगा, थ्योरी नहीं होगा। तो कहता है अ गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगा अंटिल देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिट वाले सर का फेवरेट वर्ड। until there is a reasonable assurance that grant will be received and enterprise will comply with the conditions attaching to it. ग्रांट आ जाएगा एंड एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशंस, ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी क्या बात है, इसके पहले एक ये नोट पढ़ लो तो मैं इकट्ठे समझाऊंगा। नोट कहता है रिसीट ऑफ ग्रांट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस that conditions attaching to it are fulfilled। समझते हैं इसको। मैं अपने पास यूपी में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, योगी जी का फोन आया। योगी जी ने कहा विपुल सर यूपी में 100 करोड़ इन्वेस्ट करो। मैंने कहा ठीक है सर। मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था 100 करोड़ की। अब सुनिएगा, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हुए अब मैं अपने पास, मुझे पता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट होगा 100 करोड़ का, तो मुझे 20% यानी 20 करोड़ रुपीज मुझे ग्रांट में मिलेगा। अब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ईयर 1 में, ईयर 2 में 100 करोड़ ऐसा तो नहीं है ना बेटा एक ही दिन में सारा लग जाएगा। मान लीजिए 2 साल का समय लगा 100 करोड़ इन्वेस्ट करने में। कब वो जर्नल एंट्री करूं 20 करोड़ के रिकॉग्निशन की। सवाल ये उठता है, क्लाइंट यहीं पर आकर तुमसे सवाल पूछेगा कब एंट्री करूं उस 20 करोड़ को। वो कहेगा सर देखो
मेरा आज खर्चा हो रहा है, मैं आज ही इसको रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं अपनी बुक्स में। क्यों? क्योंकि मैं जितना पैसा लगा रहा हूं, अब मेरे शेयर होल्डर्स को पता हो ना कि इसके बदले मुझे ग्रांट आने वाली है, शेयर होल्डर्स को पता हो, तो मैं आज ही रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं। आप कहोगे नहीं सर नहीं कर सकते। वो कहेगा क्यों नहीं कर सकते सीए साहब, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं पैसा लगा रहा हूं ना यूपी में, तो 100 करोड़ जब हो जाएगा तो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। तो आप ये बोलेंगे, आप कहेंगे क्या आपको 100% श्योरिटी है कि आपको ग्रांट मिल जाएगी? मतलब आर यू 100% श्योर? क्लाइंट कहेगा सर एक स्कीम है सरकार की, जो इन्वेस्ट करेगा उसको मिलेगा। मैंने कहा क्या आपको यह पता है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसा हो गया कि कोई नॉन कंप्लायंस में आप फॉल कर गए, तो आर यू 100% श्योर दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड? द क्लाइंट विल से नो, yes I am investing the money. What if a government employee comes and he checks everything and he says due to XYZ reason you are ineligible for the grant that is being issued by UP government, so we'll not give you that grant. ऐसा हो गया तो are you 100% sure? Client will say no sir I am not 100% sure, मुझे श्योरिटी नहीं है सर। सेकंड, क्या आप कंप्लाई करेंगे हर एक कंडीशन अटैचिंग टू दैट ग्रांट? इसका मतलब क्या है? क्या आपने भी वो जो कंडीशंस ग्रांट में दी गई थी, जब ग्रांट आपको बोला था कि मिलेगा, तो कंडीशन था कि पूरा आप 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। आर यू श्योर दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एंटायर 100 करोड़ रुपीज? अब क्लाइंट कह रहा है यस सर आई एम श्योर दैट आई विल इन्वेस्ट, आई विल कंप्लाई विद द कंडीशन। कंडीशन 2 पूरी हो गई लेकिन कंडीशन 1 पूरी नहीं हुई। क्या आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो? द आंसर इज नो। ग्रांट कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड, ग्रांट कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन बोथ द कंडीशंस आर मेट, व्हिच सेज, अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो वो ये कहता है कि आप ग्रांट को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब पहला, ग्रांट आपको पक्का है कि आपको मिल जाएगी, इट विल बी रिसीव्ड, एंड दूसरा जो भी कंडीशंस अटैचिंग टू दैट ग्रांट है दैट विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। मतलब आप पे जो कंडीशन लगाई गई हैं आप उनको भी पूरा करेंगे, आप 100% श्योर हैं, तभी आप अपनी ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसमें अब एक कंफ्यूजन जनरेट हो गया। एक बच्चा आया मेरे पास, बच्चा कहता है सर अगर यूपी गवर्नमेंट ने 20 करोड़ मुझे पहले ही दे दिए और कहा अब कर लो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो मैं क्या इमीडिएटली 20 करोड़ को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकता हूं एज अ ग्रांट? द आंसर इज नो। है क्यों? मिल तो गई है, क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते? क्योंकि दूसरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई। सर आई विल कंप्लाई, प्रूफ दो, प्रूफ दो। ग्रांट मिल जाना एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है दैट यू विल कंप्लाई विद द कंडीशन एंड यू कैन रिकॉग्नाइज इट। नो, यही गलती है आप लोगों की। वो ग्रांट अगर एडवांस में आया है ना, ये तो वही बात हो गई, मैं तुम्हें बताता हूं, ये वही बात हो गई, तुम लोगों ने फीस भरी बैच की, तुम लोगों ने फीस भरी बैच की, हाँ सर भर दी मैंने, तुमने मेरे को 5,000 भेज दिया, ठीक है। अब क्या उस 5,000 को मैं आज ही इनकम रिकॉग्नाइज कर सकता हूं अपनी? एक चीज मुझे बताना। द आंसर इज नो। हैव आई प्रोवाइडेड द सर्विसेज? अभी कंप्लीट हो गया सर्विस? नहीं। समझ में आई बात? फर्क है, ये ही अंडरस्टैंडिंग का फर्क है। आपके पास पैसा आ गया है बट दैट इज एन एडवांस मनी। जब तुम उसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर लोगे ना, तब अपने पास रिकॉग्नाइज करना ग्रांट को, समझे? कंडीशन सेटिस्फाई करो पहले, पहले लगाओ वो पैसा 100 करोड़ यूपी में, फिर वो ग्रांट को अपने पास अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करो। इसमें भी अगर प्रैक्टिकली बेटा आपको बताऊं तो यहां पे होता क्या है, अगर सरकार ने मुझे कहा है, अब एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, 2 चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि 2 कंडीशन है दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड
ग्रांट विल बी रिसीव्ड, आपको श्योरिटी है ग्रांट आ जाएगा, और और द कंडीशंस सॉरी एंड द कंडीशंस अटैचिंग टू द ग्रांट विल बी सेटिस्फाइड। ये दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। इसमें एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। सरकार यूजुअली, जैसे आपने सरकार ने स्कीम निकाली कि आप 100 करोड़ इन्वेस्ट करो, आप पूरा 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हो ना, उसके बाद भी आप ग्रांट नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते। पता है क्यों? उसके बाद आप 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद पूरा अपना प्रूफ सबमिट करते हो। सर प्रैक्टिकली बता रहा हूं, रट्टाबाजी नहीं है। आपने जैसे ही इन्वेस्ट किया पैसा, आपका एसेट तैयार हो गया, 100% ऑफ द सपोर्टिंग बिल्स आप एक फाइल में लगाते हो, 100% बिल्स, उसका एक समरी उसके ऊपर लगाते हो और एक एप्लीकेशन लगाते हो, सरकार के पास सबमिट करते हो। सरकार क्या करती है? सारा स्टडी करती है कि आपने पूरा जेन्युइन खर्चा किया है, क्योंकि यहां बहुत फ्रॉड होता है बेटा, बहुत फ्रॉड हुए हैं पास्ट में, लोगों ने फर्जी बिल लगाए हैं। पूरा चेकिंग होता है, उसके बाद सरकार आकर फिजिकल एसेट चेक करती है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ पेपर्स पे ही है एसेट, फिजिकली वो बंजर जमीन है, वहां कुछ है ही नहीं। विपुल सर ने कहा मैंने तो इंस्टीट्यूट बना दिया आई विजन का 100 करोड़ का, और जब वो विजिट किए तो वहां पे सिर्फ लैंड ही लैंड है। प्रैक्टिकली फिर विजिट होती है, विजिट होने के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चेक करते हैं जो खर्चे तुमने वहां लिखे हैं, उनको पूरा चेक करते हैं कि वो सारे खर्चे हुए हैं या नहीं हुए हैं, और फिर अप्रूवल आता है ग्रांट का, और फिर एक लेटर इश्यू होता है जिसको बोला जाता है सैंक्शन लेटर। वो ये कंडीशन वन को सेटिस्फाई करता है। जब तुम्हारे पास सैंक्शन लेटर आता है ना, प्रैक्टिकली बता रहा हूं बेटा, रट्टा मारना है, दो कंडीशन रट्टा मार लो, लेकिन जब क्लाइंट आएगा उससे पूछना क्या सैंक्शन लेटर आ गया है सरकार से। सैंक्शन लेटर क्या होता है? सरकार बोल देती है दैट वी हैव वेरीफाइड द डॉक्यूमेंट्स एंड द साइट एंड दिस अमाउंट ऑफ ग्रांट, लेट सपोज 20 करोड़ इज पेबल टू मिस्टर अर्जुन या मिस्टर तौसिफ, जो भी नाम है वहां पे मेंशन करके कंपनी का, और उस पर ठप्पा लगता है और वो आपके पास आता है। उसके बाद भी बहुत समय लग जाता है पैसा आने में कई बार। वो होता है एक एविडेंस जिसपे आप कहते हैं दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड। सिर्फ आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी आपके हिसाब से तो ऐसा नहीं होता कि पैसा विल बी रिसीव्ड, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। हाँ, बचपने में हम लोग कहें तो अच्छा लगता है बातें, जब तक वो आकर वेरीफाई नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा। तुम ये कर सकते हो, तुमने सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए, 100 का 120 करोड़ लगा दिया, जब तक आकर वो लोग चेक नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं मिलने का। जब सैंक्शन लेटर आता है तभी कहते हैं दैट हाँ नाउ वी हैव अ प्रूफ दैट ग्रांट विल बी रिसीव्ड, और तब आप अपनी बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। प्रैक्टिकली ये होता है। बाकी हाँ, आपके थ्योरेटिकली ये दो बातें लिखी हैं सर, सिर्फ कि द ग्रांट विल बी रिसीव्ड एंड द कंडीशन अटैचिंग टू इट विल बी सेटिस्फाइड। याद रखना, एडवांस ग्रांट आने का मतलब ये नहीं है कि तुमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए हैं। इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंडीशंस अटैचिंग टू इट आर फुलफिल्ड, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है बेटे, चलिए। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेसिस द टाइप ऑफ ग्रांट रिसीव्ड। अब देखो 4 तरीके की ग्रांट जो मैं आपको आज बता भी रहा था इन इंट्रोडक्शन, दैट एक स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड है, एक रेवेन्यू से रिलेटेड है, एक प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, और एक नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट है। एक एक करके सबको समझेंगे, सबके बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, इतना इन डेप्थ मिलेगा, मजा आ जाएगा आपको। बस फोकस रखिएगा। अब मेरे नोट्स जब आप देखेंगे बेटा, यहाँ ABCD आपको देखने को मिलेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप इससे नीचे आगे प्रोसीड करेंगे अगले पेज में, तो ए में सबसे पहले स्पेसिफिक एसेट का डिस्कशन है, आगे जाएंगे बी में रेवेन्यू का डिस्कशन है, रेवेन्यू ग्रांट्स का, सी में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली ग्रांट का डिस्कशन है, और डी में नॉन मॉनेटरी ग्रांट। ठीक है, सिस्टम समझ में आ रहा है चीजों का? धीरे धीरे सिस्टम समझ में आएगा आपको कि हम कैसे चलते हैं। जी हाँ सर जी। नाउ कहता है ग्रांट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक एसेट। अभी सिर्फ बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर ब्रेक लेंगे 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर आके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और इसका और आगे डिटेल समझेंगे। ठीक है, आज ये स्पेसिफिक एसेट वाले को कोशिश करेंगे खत्म कर दें। कहता है ग्रांट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक एसेट। बेटा बस एक छोटी सी चीज कहूंगा,
मैं अपनी क्लासेस में बेटा ज़्यादा टाइम बातों में मजाक पे नहीं वेस्ट करता, बिकॉज आई वैल्यू द टाइम दैट वी हैव टुगेदर, एंड आप लोग से बातचीत में मैं वो वेस्ट नहीं कर सकता। क्लास के बाद गप्पें बातें हम सब कर सकते हैं, क्लास के दौरान इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर टू इंडल्ज इन एक्स वाई जी रिलेटेड टॉक्स। सो वो सब मैं काम नहीं करूंगा, इसलिए आपको ऐसा लगेगा सर हम पढ़ते जा रहे हैं बहुत डेडिकेटेड मैनर में। हाँ, हम वही करेंगे क्योंकि हम वही करने आए हैं, और उसी चीज़ का जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने फीस भरा है। तो मे बी यू कैन नीड एंटरटेनमेंट, आई विल एंटरटेन यू इन माई ओन वेज, बट नॉट बाय डूइंग XYZ रिलेटेड टॉक्स, दैट इज नॉट माई प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, चलो। तो स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड अगर कोई ग्रांट आती है, अब उसके दो ट्रीटमेंट एएस ने बोले, बहुत सिंपल, दो मेथड बोले हैं। कहता है तुम्हारे पास कंडीशन अटैच करी सरकार ने, कहा विपुल सर आप अपने पास एक पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाइए या पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बना लीजिए अपनी फैक्ट्री में, जो भी इसको बनाने का खर्चा आएगा उसका 20% हम बियर करेंगे, मतलब 20% अपन आपको ग्रांट देंगे। सरकार ने मुझे ये बोल दिया। मैंने कहा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। मैंने वो एसेट बनाया, 50 करोड़ का वो एसेट बना। मैं सरकार के पास गया, डॉक्यूमेंट सबमिट करे, सरकार ने सैंक्शन लेटर दिया 10 करोड़ का, 20% ऑफ 50 करोड़। ठीक है। अब इस 10 करोड़ की अकाउंटिंग मैंने कैसे करनी है, मुझे यह सीखना। यहां पे दो मेथड्स हैं बेटा। मेथड 1 कहता है ये जो 10 करोड़ आ रहा है ना, इसको कॉस्ट ऑफ एसेट में से कम कर दो, यानी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट कंसर्न। आपने एसेट बनाया, तो एसेट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो एसेट के आपके डेबिट साइड पे गया होगा ये 50 करोड़ रुपए, आपने ये बैंक अकाउंट के थ्रू ये पैसा इन्वेस्ट किया था 50 करोड़। एंट्री क्या करी थी बेटा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जब ग्रांट आया ना, तो इस 10 करोड़ के ग्रांट को इस एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दो। मतलब उसका इंपैक्ट क्या होगा पता है आप लोगों को, सोचो। एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यहां पर 10 करोड़ लिख के एसेट को 40 करोड़ पे ले आओ। सर इससे तो हमें नुकसान हुआ, हमारा तो एसेट का रजिस्टर कम हो गया। बताऊंगा ब्रेक के बाद। एएस ने ऐसा बोला करने को, तो कहता है कि उसको आपने, हाँ वेरी वेरी गुड अर्जुन, यही बात मुझे सुननी थी जो आपने कही। अर्जुन कहता है कि सर डेप्रीसिएशन कम हो जाएगा ना, अगर ग्रांट आ गया, मान लो 10 साल की लाइफ थी, तो अगर ग्रांट आया तो अब उसका डेप्रीसिएशन आफ्टर ग्रांट क्या बनेगा, डेप्रीसिएशन आफ्टर ग्रांट 4 करोड़ हो गया। लेकिन अगर ग्रांट ना आया होता तो हर साल का मेरा डेप्रीसिएशन कितना जाता बिफोर ग्रांट, दैट इज 5 करोड़। तो डेप्रीसिएशन कम हो गया ना, पीएनएल पे खर्चा कम आ गया, हर साल 1 करोड़ रुपए की सेविंग आ गई अगले 10 सालों के लिए। हुआ कि नहीं हुआ फायदा। पहला मेथड यही था, उसको एसेट की कॉस्ट में से कम कर लो। पहला मेथड सिंपल है। हाँ, तो आगे उसने लिखा भी यहां पे, ग्रांट इज हेंस रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन चार्जेस। ग्रांट पीएनएल में कैसे आता है, डेप्रीसिएशन चार्ज रिड्यूस हो जाता है। दूसरा मेथड क्या है सर, अब किसी बच्चे ने कहा सर ये जो काम है ना मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा बेटे क्या पसंद नहीं है आपको, कह रहा है सर एसेट का रजिस्टर क्यों कम करते हो, एसेट की कॉस्ट क्यों कम करते हो सर, एसेट को 50 करोड़ पे रहने दो सर। मैंने कहा बेटे क्या फायदा होगा उससे आपको। सर मेरे शेयर होल्डर्स को मेरा इन्वेस्टमेंट दिखता है, मेरे जो शेयर होल्डर है ना वो हर बार मुझसे पूछते हैं विपुल सर आपका एसेट ब्लॉक कितने का है इस टाइम पे, व्हाट इज द साइज ऑफ योर एसेट रजिस्टर, सो हायर द बेटर। क्यों भैया, मैं किसी को अगर बोलता हूं, तुम मेरे पास आए इन्वेस्टर बन के, तुमने कहा विपुल सर आई विजन में कितने कितने क्वांटम के एसेट्स इन्वेस्टेड हैं, मैं कहूंगा 50 करोड़। और यही तुमने मुझे फोन किया, कहा सर आई विजन में कितना एसेट रजिस्टर का टोटल है, मैं कहूंगा 40 करोड़। क्या तुम्हारे
सोच में अगर यही ए और बी तुम्हारे सामने दो एंटिटीज हो, तुम कहोगे यार 50 करोड़ वाली एंटिटी ज्यादा बढ़िया है, उसने 50 करोड़ अपने फिक्स्ड एसेट्स में लगा रखा है, बी ने सिर्फ 40 लगा रखा है, तो मैं उस कंपनी के साथ जाना चाहता हूं जिसका 50 करोड़ इन्वेस्टेड है। तो कई बार क्या मैक्सिमम टाइम यही होता है, कंपनीज एसेट में से कम नहीं करती, उनको नहीं पसंद है एसेट में से अपनी ग्रांट को कम करना। वो कहते हैं हम ग्रांट को अलग से कैरी करना चाहते हैं। AS12 कहता है मैं हूं ना, तो AS12 कहता है आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम्हें ग्रांट आया है, अभी सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट की बात करूंगा ब्रेक से पहले, बाकी आगे बात करेंगे। कहता है इसके अंदर तुम क्या करो, ग्रांट को ट्रीट करो एक डेफर्ड इनकम की तरह। ग्रांट इज ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इनकम विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन P&L अकाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। इसमें वो क्या कहता है, कह रहा है देखो जी एक एसेट अकाउंट है 50 करोड़ का, तुमने जो बनाया है, अब तुम इसके क्रेडिट साइड में मत लेके जाओ, एक नया अकाउंट खोल दो जिसको बोलो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। अभी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है समझाने के लिए, और जो पैसा आया है उसको यहां पे डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। अब हर साल सर क्या होगा, ये दूसरा मेथड है, हर साल क्या होगा, तुम यहां से डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे P&L में 5 करोड़ का, एसेट अकाउंट में डेप्रीसिएशन आएगा, सर मेरा डेप्रीसिएशन बढ़ गया ग्रांट आने के बाद भी। अरे रुको जरा, ठहरो जरा, इस 10 करोड़ को भी P&L में अमोर्टाइज करते रहो। मतलब इस 10 करोड़ में से 10 ईयर्स में हर साल 1-1 करोड़ P&L पे लेके जाते रहो। यानी P&L कैसा दिखेगा आपका, डेप्रीसिएशन यहां दिखेगी 5 करोड़ की, और यहां डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिखेगा क्रेडिट साइड पे 1 करोड़ का। नेट इंपैक्ट बोलो क्या 4 करोड़ हो गया, जो पार्ट 1 में नेट इंपैक्ट था क्या वही नेट इंपैक्ट आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 4 करोड़ का डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का इंपैक्ट था, नेट इंपैक्ट सेम है। नेट इंपैक्ट सेम है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। अपने एसेट की वैल्यू को कम नहीं करना। अब कोई बच्चा कहता है सर क्यों कम नहीं करना, अभी समझाया है मेरे बेटे कि कंपनीज अपने फिक्स्ड एसेट रजिस्टर को कभी भी कम करना पसंद नहीं करती, वो उसको हमेशा ग्रॉस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे देखना चाहती है। ये आपको प्रैक्टिकली तब समझ में आएगा जिस दिन जाकर तुम क्लाइंट प्लेस पे बैठोगे प्रैक्टिकली, और वहां प्रैक्टिकली बैठ के देखोगे कि क्लाइंट की जो मैनेजमेंट होगी, जब वो अपने इन्वेस्टर्स से बात कर रही होगी, उनकी मीटिंग अगर कोई इन्वेस्टर्स से होती हुई और आपको कभी वो एक्सपीरियंस करने को मिल जाए, तो हमेशा इन्वेस्टर्स को अपना ग्रॉस ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब वो ये बोलेंगी आज तक हमने फिक्स्ड एसेट्स में इतना इन्वेस्ट कर दिया है, 50,000 करोड़ आज तक लगा दिए फिक्स्ड एसेट्स में। बेशक आज उनका वैल्यू पोस्ट डेप्रीसिएशन 20,000 करोड़ हो, लेकिन वो हमेशा क्या कोट करेंगे, हमने टोटल 50,000 करोड़ आज तक इन्वेस्ट किया। दैट इज हाउ बिजनेस वर्क्स। नेट वैल्यू अच्छी है आपके लिए, लेकिन आप ये बताते हैं ग्रॉस में कितना इन्वेस्टमेंट है। वो प्रैक्टिकल रीजंस हैं, इसलिए ऐसा किया गया, ऐसा बनाया गया है। ये दो मेथड्स हैं आपके पास, इन पर हम ब्रेक के बाद आकर बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, जर्नल एंट्रीज भी ब्रेक के बाद देखेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बेसिक समझा दिया, नाउ यू टेक 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक एंड वील रेज्यूम आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक होगी बेटे बात, चलिए जी 10 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके आ जाइए 10 मिनट। आ जाइए बेटा जी। चलिए सर जी डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। पुनीत बेटा आप एक काम करिए, आप आज का पहले क्लास वर्क कर लीजिए, और उसके बाद जो है आप अपने पास अपने नोट्स लिख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, आप ही ने तो पढ़ने हैं। सो अगर आपका आज का जो भी क्लास का वर्क थोड़ा बहुत 1-2-4 2-3 क्वेश्चंस हो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद नोट्स आ जाएंगे। आपको अगर स्पेस छोड़ना है तो आप स्पेस छोड़ सकते हैं, बट रेलेवेंट नहीं है, आप आज की क्लास का काम करिए, उसके बाद नोट्स लिख लीजिएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं बेटा, आइएगा। कह रहा है अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट अगर अपन को ग्रांट मिलता है, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए उस ग्रांट का। दो ट्रीटमेंट्स होते हैं, मेथड 1 मेथड 2।
फर्स्ट मेथड इज दैट दिस ग्रांट कैन आइदर बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट. we can show it as a deduction from the cost of asset. यहाँ हमने लिख दिया shown as a deduction from the gross value of the asset concerned. and the grant जो होता है ये करने के बाद कैसे recognize होता है? grant is recognized by way of reduced depreciation. ग्रांट कैसे रिकॉग्नाइज होता है पीएनएल में? अपने आप जो डेप्रीसिएशन होता है वो कम हो जाता है. जब मैं पीएनएल में जाऊंगा तो इसका जो डेप्रीसिएशन मुझे देखने को मिलेगा ये 4 करोड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि एसेट का कॉस्ट कम कर दिया मैंने. ठीक है. और इसके बाद अभी इसको एक बार पेंडिंग छोड़ दीजिएगा, ये पॉइंटर नंबर 3 को पेंडिंग छोड़िएगा एक बार, और मेथड नंबर 2 पढ़िए. मेथड नंबर 2 पढ़िए. मेथड नंबर 2 में क्या बोलता है? अगर ग्रांट अपन को रिसीव हो रहा है फॉर एनी डेप्रीशिएबल एसेट, इसमें नॉन डेप्रीशिएबल वाला भी पार्ट आता है, इसको भी पेंडिंग छोड़ेंगे. पहले जितना पढ़वा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर इनको कवर करेंगे. ठीक है. कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ऐसे चलेगा. ठीक है. तो डेप्रीशिएबल एसेट आपका जो आ रहा है उसके लिए अगर अपन को कोई ग्रांट रिसीव होता है, सो ग्रांट इज ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इनकम विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल अकाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. मतलब जो भी ग्रांट आपको रिसीव हो रहा है उसको आप एक डेफर्ड इनकम की तरह मानिए. मैंने यहाँ कौन सा अकाउंट का वर्ड यूज किया था? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट. नीचे सब लिखा हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसको मानिए. एंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल अकाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. जैसे ये 10 करोड़ था और यूजफुल लाइफ एसेट की 10 ईयर्स थी, तो मैंने इस 10 करोड़ को 10 ईयर्स पे डिवाइड कर दिया, यानी 1 करोड़ ईच हम हर साल पीएनएल में रिकॉग्नाइज करते रहेंगे. जर्नल एंट्री क्या होता है बेटा? जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, दैट इज 10. जैसे 10,000 रुपए का मैंने अब एंट्री का एक एग्जांपल लिया है, एंड अगर मेरे को इसको राइट ऑफ करना है ओवर 5 ईयर्स, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, और पूरा 10,000 था तो उसको 5 साल पे राइट ऑफ करना है, 2,000 ईच हो गया, टू पीएनएल अकाउंट. पीएनएल में अपन इसको क्रेडिट कर देते हैं. ठीक हो गई बात. एक काम करते हैं, इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं. अपने मॉड्यूल में आइएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1. इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. जस्ट अलाउ मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट ऐड इन योर आईसीआई मॉड्यूल. आप तब तक अपने पास रीड इलस्ट्रेशन 1. कहता है जेड लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट for 50 lakhs which has the estimated useful life of 5 years with a salvage value of 5 lakh. Z लिमिटेड ने क्या किया था? अपने पास परचेज किया था एक फिक्स्ड एसेट 50 लाख का, which has an estimated useful life of 5 years, तो 5 साल है और सैल्वेज वैल्यू है 5 लाख. तो डेप पर एनम कितना हो गया अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट ना होती? ये तो अपन सीए फाउंडेशन से सीख के आए हैं. डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं? हम इसमें से कॉस्ट ऑफ एसेट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ. तो हमारे पास कितना आता? 9 लाख पर एनम का हमारे पास डेप्रीसिएशन आता. कहता है ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स द गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट ऑफ 10 लाख रुपीज. अब क्योंकि उसने ये एसेट परचेज किया तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुम्हें 10 लाख का ग्रांट देंगे. तो ये कौन से नेचर का ग्रांट हुआ? ग्रांट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक एसेट. एसेट के लिए देखो, ऑन परचेज ऑफ द एसेट गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट फॉर 10 लाख. आगे बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द फर्स्ट 2 years इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. मतलब ये अपना कौन सा मेथड है बेटा? मेथड नंबर 1 है. अगर ग्रांट एसेट की वैल्यू में से डिडक्टेड है उस पे अपन को वो मांग रहा है जर्नल एंट्री कर दो. सो उसमें क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है डेप्रीसिएशन पर एनम वाला. आइए जर्नल एंट्रीज बनाते हैं. अपने रजिस्टर में आइएगा बेटा, अपने रजिस्टर में आइएगा और इधर लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1. देखिए क्वेश्चन नंबर इज ऑलवेज इन द मिडल ऑफ द पेज. ये कुछ एक बेसिक्स आप हमारी क्लासेस से लर्न कर जाइए, आपको काम आएंगे. क्वेश्चन नंबर ऑलवेज इन द मिडल ऑफ द पेज. और यहाँ पर आपका जो आगे आपने अब क्लास के लिए पेज नंबर भी लिखना है साथ में. जैसे पेज नंबर हो गया 9.5. ठीक है मेरे बेटे? जी हाँ सर जी. अब इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन शुरू होता है. एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन नंबर होगा, मिडल ऑफ द पेज में लिखना. इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड जर्नल फॉर्मेट. जर्नल का फॉर्मेट बनाइए बेटा.
सर अगर अपन फॉर्मेट ना बनाए तो चलेगा क्या पेपर में? बेटा अगर आपको 10 से 12 नंबर प्यारे नहीं हैं अपने पेपर में, मतलब आप कहते हैं कि यार ठीक है, अगर 12-15 नंबर नहीं भी आए तो भी मैं पास कर जाऊंगा, तो आप फॉर्मेट छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में वो एक एक नंबर काटेगा। टोटल मिला के 12 क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके पेपर में, 12-13 क्वेश्चंस, पार्ट्स वार्ट्स को सबको गिनते। आप किसी में भी फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो 12-15 नंबर हर एक क्वेश्चन में, एक एक 1.5 नंबर करते 12-15 नंबर चले जाएंगे। तो आपका चॉइस है, मैं तो कहूँगा फॉर्मेट बनाते हुए चलो, ज़्यादा बढ़िया है। और डे 1 से अगर आदत डालोगे फॉर्मेट बनाने की तो अपने आप स्पीड आएगी। बच्चा कहता है सर अब आप फॉर्मेट बनवाते हो, मेरा क्वेश्चन रह जाता है। स्पीड कैसे बनेगी फिर? हो गया फॉर्मेट। आओ, ईयर 1 की सबसे पहले मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ। जेड परचेज्ड फिक्स्ड एसेट फॉर 50 लाख रुपीज। इसको हम चाहें तो ऊपर यहां लिख सकते हैं रुपीज इन लैक्स। आप एक्चुअली में भी 0-0 लगा सकते हैं, वरना रुपीज इन लैक्स लिख सकते हैं। परचेज की एंट्री क्या होगी बेटा? फिक्स्ड एसेट टू बैंक अकाउंट बीइंग एसेट परचेज्ड। ₹50 लाख का एसेट लिया, और उसके बाद ग्रांट आया। अब इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, तो एंट्री क्या होगा? एसेट की वैल्यू को कम करना है, एसेट अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो ग्रांट आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और एसेट की वैल्यू में से उठा के कम कर देंगे, एसेट के क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे। कितना ग्रांट है? 10। बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। ठीक है बेटे, अगली एंट्री। अब डेप्रीसिएशन की बात आएगी, तो डेप्रीसिएशन अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू पे लगेगा। ₹50 लाख का एसेट था, जिसमें से 10 लाख रुपीज तो ग्रांट ही मिल गया, तो 40 लाख का हो गया, माइनस रेजिडुअल वैल्यू 5 लाख रुपीज गिवन थी। एसेट की लाइफ कितनी है बेटा? 5 ईयर्स। एसेट की लाइफ कितनी है बेटा? 5 ईयर्स। कितना आ गया? 40, 40 माइनस 5, 35, 35, ये 7 लाख का डेप्रीसिएशन पर एनम हो गया, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड। बेटा नरेशन बिल्कुल छोटी सी ही। उसके बाद क्या करोगे? इस डेप्रीसिएशन को पीएनएल पे चार्ज करोगे। बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज टू पीएनएल। डन हो गया ईयर 1। ईयर 1 का यहां पर अपन टोटल करें, 7, 7, 14, 14 और 60। ईयर 2, ईयर 2 सेम, बस वही डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी है दो। लिख लो, चलो लिखो, कंप्लीट करो। इसके बाद क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
डन हो गया सर। ईयर 2 में तो बहुत सिंपल है, बस डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी है। being depreciation charged to P&L account। कंप्लीट कर लीजिए। डन सर, बहुत ही बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया है, 5 नंबर तुमने अपनी जेब में कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 9.6। साथ में रीड करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है जेड लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स एसेट फॉर 50 लाख which has an estimated useful life of 5 years with salvage value of 5 lakh. On purchase of the asset, government granted it a grant for 10 lakh। बेटा ये सेम नहीं लग रहा जो अभी अभी इलस्ट्रेशन 1 किया था। आगे कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द फर्स्ट 2 years इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इनकम। ओ अच्छा अच्छा, इंस्टीट्यूट ने सेम क्वेश्चन जो है वो कहा है मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से सॉल्व कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं। आओ फिर से फॉर्मेट बनाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ईयर 1 की सबसे पहले बात,
तो परचेज ऑफ एसेट की एंट्री तो वही रहेगी। फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू रुपीज इन लैक्स कर देते हैं ऊपर, अगेन टाइम सेवर होता है थोड़ा। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग एसेट परचेज्ड। उसके बाद कहता है कि उसको ग्रांट मिला 10 लाख का, बट दिस इज टू बी ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इनकम। तो बैंक अकाउंट में जो पैसा आया है वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्रेडिट ना होके कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? बीइंग ग्रांट रिसीव्ड। डन। आगे अगली एंट्री। सर जी अब डेप्रिसिएशन जो लगाया जाएगा वो कितनी वैल्यू पे लगाया जाएगा? ग्रॉस वैल्यू पे ही चलेगा अब फिर? फिफ्टी लाख का वैल्यू था, 5 लाख का सेल्वेज था और 5 इयर्स का लाइफ था। चलिए, वेरी गुड अर्जुन। बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। डन। नाउ व्हाट विल हैपन? इसके बाद मैं पूरे पे डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं, तो मेरे को डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से अब क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल पे भी लेके जाना पड़ेगा। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट। टू पीएनएल अकाउंट। नाउ दिस विल amortize ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। सो अमोर्टाइजेशन इसका कैसे होगा? जैसे अगर 10 लाख का ग्रांट है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो 2 लाख रुपीज का मेरा अमोर्टाइजेशन होगा। बीइंग ग्रांट अमोर्टाइज्ड। और लास्ट में क्या होगा बेटा? जो डेप्रिसिएशन लगाया था उसको पीएनएल पे चार्ज करेंगे। नेट इम्पैक्ट पीएनएल पे 7 लाख का ही आएगा, बस उसको दिखाने का तरीका अलग है। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। मैंने कितना लिख दिया डेप्रिसिएशन? हाँ तो मैंने भी तो 9 लाख ही लिखा है बेटा। पुनीत क्या हो गया तुमको? कहाँ? अच्छा ये रहा, सॉरी, दो ही। ओके ओके, सॉरी। चल।
टोटल लिखो, कितना हो गया? 60, 69, 71, 80। ईयर 2 में भी सिमिलर एंट्रीज रहेंगी, बना दो ईयर 2 की भी जर्नल एंट्री। अब देखो है बहुत सिंपल, इट्स जस्ट कि हमको प्रैक्टिस करना है। 5 नंबर है इस क्वेश्चन के। डेप्रिसिएशन लगा दिया, ग्रांट का अमोर्टाइजेशन कर दिया, और डेप्रिसिएशन को भी पीएनएल में जाकर चार्ज कर देंगे। कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक रीड करेंगे। डन बेटा। यस सर। चलो, बहुत ही बढ़िया। आओ आगे समझते हैं हम। बेसिक्स अपने को समझ में आ गए। अभी जो पेंडिंग वाले टॉपिक्स हैं एक बार के लिए उनको छोड़ दीजिए और आगे मूव करिए। अगला टॉपिक है रिफंड ऑफ ग्रांट ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक एसेट। अगर कोई स्पेसिफिक एसेट के लिए रिफंड आया है और उसका अपन को ग्रांट मतलब सॉरी, कोई स्पेसिफिक एसेट के लिए ग्रांट आया है और उसका हमको रिफंड करना पड़ जाए। अब रिफंड का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। देखिएगा, सरकार ने मुझे 20 करोड़ रुपीस दिए थे पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने के लिए। ठीक है, सरकार ने कहा था विपुल सर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगवा लेना इस 20 करोड़ का, क्योंकि आपकी फैक्ट्री से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। उसका टोटल जो कॉस्ट था पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का वो 100 करोड़ था। दे गेव मी 20% टू बाय दैट एसेट। ठीक है, अब मैंने उस 20 करोड़ का क्या किया, मैं और मेरी फैमिली उस 20 करोड़ रुपए से वर्ल्ड टूर पे चले गए। हमने पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाया ही नहीं। हमने कहा छोड़ो जी छोड़ो, क्या करना है, पैसे आ गए हैं मजे करो। हमने भी कहा पैसा आ गया मतलब मेरे को ग्रांट मिल गया है, मतलब मैंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी होगी तभी सरकार ने दिया है, बट सरकार ने तो एडवांस दिया था। अब कुछ समय के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए रैंडम टेस्टिंग करने। उन्होंने कहा विपुल सर, याद है आपको 20 करोड़ दिए थे,
मैंने कहा हाँ सर याद आ रहा है, जरा दिखाना पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कहाँ है। अब वो फैक्ट्री में आए, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है ही नहीं। बोलो अब क्या होगा, बोलो अब क्या होगा, मुझे क्या बोलेंगे वो, सर 20 करोड़ कहाँ है। मैंने कहा वो तो मैं खा गया। कहे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कहाँ है, मैंने कहा वो तो मैंने लगाया नहीं। वो कहेंगे अच्छा, वापस जाएंगे, एक ऑर्डर इश्यू करेंगे, रिटर्न आर मनी, मतलब refund the grant that has been given to you in the past for non compliance of the conditions attaching to the grant। सर मेरे को ग्रांट मिला था पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने के लिए, वर्ल्ड टूर पे जाने के लिए नहीं मिला था, ठीक है। वो आकर पैसा वापस मांगेंगे। अब अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए कि मेरे को रिफंड करना पड़ जाए अपना ग्रांट, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिए अगर आपने मेथड 1 फॉलो किया था, मेथड 1 क्या कहता था, द ग्रांट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द रिवाइज्ड बुक वैल्यू, दैट मींस ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड टू द पीएनएल बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। तो अब वो आपको क्या बोलेगा, अगर आपने उसको पहले एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट किया था, ग्रांट आई थी, आपने एसेट की कॉस्ट कम कर दी थी, अब जब तुम रिफंड करोगे तो क्या करोगे, अब जब तुम पैसा दोगे तो क्या करोगे, पैसा आया था तो एसेट को कम कर दिया, पैसा वापस जाएगा तो क्या करोगे, एसेट की वैल्यू को दोबारा से बढ़ा दोगे। तो मेथड 1 में क्या होगा, एसेट में तुमने अपने पास जैसे मान लीजिए बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा था 40 करोड़ का, अब तुमको रिफंड करना पड़ गया, तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 करोड़, और एसेट की वैल्यू को दोबारा से तुम क्या कर दोगे बेटा, दोबारा से तुम क्या कर दोगे बेटा, रीइंस्टेट कर दोगे 50 करोड़ पे। मतलब तुमने एंट्री का रिवर्सल कर दिया एक तरीके से। तो बोलता है अमाउंट टू बी रिफंडेड, amount to be refunded is added to the cost of asset and depreciation is provided on revised value over the residual life of asset, over the residual life of asset। एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा वापस जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, या फिर बैंक के लिए अगर तुम उसको पर्सनल अकाउंट मानते हो तो क्रेडिट द गिवर, तो ये तुम्हारा बैंक कम हो रहा है, और एसेट अकाउंट में डेबिट करोगे, एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, और डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, रिवाइज्ड बुक वैल्यू पे, डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, ठीक है। मेथड नंबर 2 में क्या होगा बेटा, मेथड नंबर 2 में क्या होगा बेटा, अब वो यहां पे कह रहा है कि अगर आपने अपने पास उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाला था, आपने क्या किया था, उसको एसेट अकाउंट में नहीं डाला था, व्हाट यू डिड वाज, आपने उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाला था, तो एसेट अकाउंट में तो अभी भी आपका मान लीजिए बैलेंस, मैं एक बार ले रहा हूं कि अभी पूरा मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है 50 करोड़ का, और यहां पर मेरा पूरा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है। तो वो क्या बोलेंगे, जो एंट्री पहले किया था तुमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में, कैसे डाला था पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, उसी एंट्री को रिवर्स कर दो। अब यहां पर तुम क्या करोगे, इस 10 करोड़ को डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दोगे। तो कहता है बाय रिवर्सिंग द बैलेंस अवेलेबल इन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। अब 10 करोड़ अगर पूरा अवेलेबल है तो ये एंट्री तुम्हारी चल जाएगी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां पे 10 करोड़ है, यहां पे 10 करोड़ आ गया। मान लेते हैं अगर यही एंट्री 5 साल के बाद हो रही होती, मतलब रिफंड ऑफ ग्रांट मुझे 5 ईयर्स के बाद करना था, तो यहां पर 5 साल के बाद कितना बैलेंस आ रहा होता, मैं अभी तक 5 करोड़ पीएनएल में अमोर्टाइज कर चुका होता, तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा होता बेटा, इट वुड हैव बीन ओनली 5 करोड़। 6th ईयर के बिगनिंग में अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरा 5 करोड़ आ रहा होता। अब अगर मुझे रिफंड करना होता तो क्या मैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को 10 करोड़ से डेबिट कर सकता हूं, द आंसर इज नो। मैं उसको कितने से डेबिट कर सकता हूं, सिर्फ 5 करोड़ से। अच्छा बताना जरा,
बाकी 5 करोड़ किसके पास गया था? हर साल तुम क्या कर रहे थे एंट्री? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। हर साल 1-1 करोड़ पीएनएल को भेज रहे थे, तो यानी वो पूरा 5 करोड़ किसको मिला था? पीएनएल को। तो अब किसको पकड़ोगे रिफंड के टाइम पे? 5 करोड़ तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट दे देगा, बाकी 5 करोड़ किससे लोगे? जिसने वो 5 करोड़ का बेनिफिट पास्ट में उठाया होगा। पीएनएल अकाउंट के पास जाओगे, हाँ भाई 5 करोड़ दो। तो आगे बोलता है बाय रिवर्सिंग द बैलेंस अवेलेबल इन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, और कैपिटल रिजर्व वाली बात आपको कल समझ में आएगी, एंड द बैलेंस फ्रॉम पीएनएल। तो अभी यहां से लेके यहां तक आपको समझ में आएगा, ये बीच वाली बात अभी नहीं आएगी, कोई बात नहीं, वो कल समझा दूंगा। तो कहता है बाकी का बैलेंस आपको पीएनएल अकाउंट से रिवर्स करना है, जो भी रह जाएगा, और जितना बैलेंस पड़ा हुआ है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में से वो तो वहां से रिवर्स कर दो। बहुत सिंपल है बेटा। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात। आओ तुमको जरा क्वेश्चन करवाते हैं, तुमको वहां से और क्लैरिटी मिलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 7, नहीं 8 पर आओ। 7 नहीं, 7 एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आ जाओ चलो, 7 अपन डिस्कस करेंगे बस। कहता है जेड लिमिटेड परचेज द फिक्स्ड एसेट फॉर 50 लाख विच हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विद अ salvage वैल्यू ऑफ 5 लाख। ऑन परचेज ऑफ द एसेट द गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट फॉर 10 लाख रुपीज। ये सेम है क्वेश्चन 1 और 2 जैसा। दिस अमाउंट वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब मेथड नंबर 1 यूज हुआ था, यानी इलस्ट्रेशन 1 में जो एंट्रियां करी थी। Grant was considered as refundable in the end of year 2 to the extent of 7 lakh. Pass the journal entry for refund of grant. अब एक बात बताओ, अगर ग्रांट पहले एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस किया गया था, तो अब जब रिफंड आएगा तो क्या करोगे? रिफंड आएगा तो बोलो क्या करोगे? एसेट की कॉस्ट में ऐड बैक कर दोगे। एंट्री क्या हो रहा है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट्स ऑल। उसने सिर्फ रिफंड ऑफ ग्रांट की एंट्री मांगी थी फर्स्ट मेथड से। वेरी वेरी गुड अर्जुन, गुड। सिंपल हो गया बेटा। आओ इलस्ट्रेशन 8 करते हैं। इलस्ट्रेशन 8 करने के बाद एक पीवाईक्यू करवाऊंगा, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? मजा आएगा। पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी क्लास में ही करेंगे सारे। अब कहता है अ फिक्स्ड एसेट इज परचेज फॉर 20 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड टुवर्ड्स इट इज 8 लाख। फिक्स्ड एसेट परचेज किया गया 20 लाख का, और गवर्नमेंट ग्रांट उसके अगेंस्ट जो अपन को रिसीव हुआ दैट इज 8 लाख रुपीज का ग्रांट आया। रेजिडुअल वैल्यू इज 4 लाख एंड यूजफुल लाइफ इज 4 years. Assume depreciation on SLM basis and asset is shown in the balance sheet net of grant. Net of grant का मतलब क्या है? नेट ऑफ ग्रांट का मतलब क्या है? मेथड 1 फॉलो हो रहा है, एसेट की वैल्यू को नेट ऑफ कर कर दिखाया जा रहा है। पुनीत फोकस करिए बेटा। एसेट की वैल्यू को नेट ऑफ करके बताया जा रहा है। आफ्टर ईयर 1 the grant becomes refundable to the extent of 5 lakh due to non-compliance with certain conditions. Pass journal entry for first 2 years. 5 lakh became refundable due to non-compliance with certain conditions. Pass journal entry for first 2 years.
पेज नंबर, आप चाहें तो रुपीज इन लैक्स भी कर सकते हैं, चाहें तो नॉर्मली भी कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम विदाउट रुपीज इन लैक्स यूज करे हुए करेंगे। ईयर 1 में सबसे पहले उन्होंने एसेट को परचेज किया है, एंट्री आएगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेस्ड। दूसरी एंट्री कहता है जी ग्रांट उसको रिसीव हुई थी टुवर्ड्स द फिक्स्ड एसेट एंड एसेट इज शोन इन बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट। तो उसने अपने पास क्या किया, जैसे ही ग्रांट रिसीव हुआ, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड, उसने फिक्स्ड एसेट को कम कर दिया ग्रांट आते ही। डेप्रीसिएशन एसएलएम बेस पे लगाना है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, ट्वेल्व लाख का वैल्यू रह गया ना, 20 - 8, 4 लाख का रेजिडुअल वैल्यू था डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। अंडर द बीइंग डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट हो गया यहाँ पे, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड, डन। इसके बाद अगली एंट्री क्या करोगे बेटा,
डेप्रीसिएशन आ गया फाइनली, इसको अपने पीएनएल पे चार्ज कर दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सॉरी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, माय बैड बेटा, गलती से लिख दिया फिक्स्ड एसेट अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, being depreciation charged to P&L। डन हो गया ये। ईयर 2 का एंट्री करें। अब वो कह रहा है आफ्टर ईयर वन के बाद ग्रांट बिकेम रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। रिफंड अगर हो रहा है ग्रांट का तो एंट्री क्या होगा बेटा? जब ग्रांट आया था तो हमने किया बैंक टू फिक्स्ड एसेट, अब उसी का रिवर्सल एंट्री डलेगा कितने वैल्यू से? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीज से वो रिफंडेबल हो गया। और यहां पर डेप्रीसिएशन का एंट्री आएगा। अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू पर डेप्रीसिएशन लगना है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब यहां एक वर्किंग नोट बना लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड, कि कितना डेप्रीसिएशन निकलेगा, क्यों? क्योंकि एसेट का वैल्यू चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए बनाए वर्किंग नोट। इधर आइए। सबसे पहले तुम्हारे पास तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एसेट क्या था? दैट वाज 20 लाख। उसमें से माइनस करेंगे अपन डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1। ओ सॉरी, पहले माइनस करेंगे ग्रांट रिसीव्ड। पहले माइनस होगा ग्रांट रिसीव्ड विच वाज 8 लाख, और फिर माइनस होगा तुम्हारा डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1 विच वाज 2 लाख रुपीज निकाला था आप लोगों ने। चेक कर लेते हैं। जी हाँ सर जी। कितना वैल्यू आया बेटा? 10 लाख का वैल्यू आया। इसमें अपन ऐड कर देंगे रिफंड ऑफ ग्रांट। ग्रांट अपन ने जो वापस किया है उससे एसेट का वैल्यू बढ़ गया। अब एसेट का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 15 लाख रुपए हो गया। एसेट का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 15 लाख रुपए हो गया। ठीक है मेरे बच्चे। नाउ अब जब मैं डेप्रीसिएशन निकालने जाऊंगा ईयर 2 का, तो मैं कहूंगा 15 लाख का वर्थ था उस एसेट का, कॉस्ट था जो अभी कैरिंग वैल्यू है, लेकिन उसमें से 4 लाख रुपीज तो मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू बचेगा, तो उसको डिप्रिशिएट नहीं करना। और रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3 ईयर्स हैं। तो आई हैव 11 लाख टू डिप्रिशिएट ओवर 3 ईयर्स विच इज
3,66,667। ठीक है बेटे। चलिए डेप्रीसिएशन लगा दीजिए अपने फाइनल इस ईयर का। और इसको पीएनएल पर चार्ज कर दीजिए। ठीक है मेरे बेटे। चलिए क्लोज करिए। आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क लिख लीजिए बेटा अपना। ओके बाय बाय। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।